मोमिन सुबह का निकला, रात को हवेली आया था, क्योंकि वो अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था वफ़ा का सामना करने की, इसलिए उसके सोने के बाद ही आया था। रात के 2 बजे का वक्त था जब वफ़ा की आंख प्यास के बाइस खुली। दाईं तरफ नज़र गई तो मोमिन को अपने पास सोए देख तासुफ से सर हिला गई। माफ़ी मांगना तो ये शख्स अपनी तौहीन समझता था। उसने मोमिन को देखकर सोचा और पानी की तलाश में निगाह दौड़ाई जो आज वो रखना भूल गई थी। आहिस्ता से बिस्तर से उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। बाहर हू का आलम था। इससे पहले कि वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे किचन में जाती, उसे एक हेवला मोहतात अंदाज में नीचे तहखाने में जाता नजर आया। जाने से पहले एहतियात से वो इधर उधर देखने लगा। वो फौरन पिलर के पीछे हुई। दिल तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। वो दबे कदमों नीचे आती तहखाने के अंदर दाखिल हुई। उसने ये रास्ता पहली बार देखा था। हैरत से चारों तरफ नजरें दौड़ाते वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी जब उसने एक सिमत से घुर्राने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई शख्स किसी को हरासा कर रहा हो। वो एक सलाखों वाले दरवाजे के करीब पहुंची जहां से आवाज़ आ रही थी। मर्दाना आवाज़ सुनकर वो शुशदर रह गई। उसने तस्दीक के लिए ज़रा सा झांक कर देखा तो कासिम किसी लड़की पर झुका नजर आया। उसने बमुश्किल खुद को चीखने से रोका। कासिम ने उस लड़की को, जो कि ज़ख्मी हालत में थी, उसका मुंह दबोचते कहा, आज मैं अपना दिल खुश करने तेरे पास आया हूँ। चल फटाफट, बगैर किसी मज़ाहमत के मेरी रात रंगीन कर। खुदारा मुझे छोड़ दो, रहम करो। आगे से वो लड़की गिड़गिड़ाई। वफ़ा को अपने गले में आंसू का गोला अटकता महसूस हुआ। छोड़ दूँ? मैंने तो इस हवेली की लड़कियों को नहीं छोड़ा, तुझे कैसे जाने दूँ? उसने कहका लगाते सफाकी से कहा। एक वो उजाला भी। बड़ा गिड़गिड़ाई थी साली, मगर एक पल लगा था मुझे उसकी अकड़ निकालने में, और इल्ज़ाम उस बेचारे ज़रियाब पर लगा दिया मैंने। उसने सीना ठोकते कहा, क्या अब तक मुझे कोई पकड़ पाया? कितनी सफाई! ज़रियाब को फंसाकर उस पर इल्ज़ाम लगवाकर मैंने उसे कसूरवार ठहरवाया, और वो बेचारा अपनी बहन देकर भी आज उस कमअकल मोमिन की वजह से सलाखों के पीछे अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काट रहा है। उसने हंसते हुए गरूर से कहा, जबकि लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसकी सच्चाई सुनती वफ़ा सन्नाटों की जद में आ गई। टांगें बुरी तरह कपकपाई थी। मुट्ठी भींचकर मुंह पर हाथ रखा और चीख को जब्त किया। खुद को गिरने से बचाने के लिए बमुश्किल दीवार का आसरा लिया। अंदर वो शख्स दरिंदा बना उस पर टूट चुका था और वो बाहर खड़ी सिसकियां दबा रही थी। अंदर लड़की पानी पानी की फरियाद कर रही थी। जब वो बाहर निकलने लगा, वफ़ा फ़ौरन लड़खड़ाते हुए बाहर भागी और दरवाजे की ओट में छुप गई। जब वो चला गया तो वफ़ा उसके जाने का यकीन करती पानी ग्लास में लिए तहखाने में गई। सुनो, उसकी पुकार पर उस लड़की ने बंद होती आंखों से उसे देखा। ये लो पानी। पानी देखकर वो खुद को घसीटते दरवाजे तक गई। वफ़ा ने ग्लास उसके मुंह को लगाकर पानी पिलाया। आप कौन? उसने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया। एक बदकिस्मत बहन जो खून बहा में आई है, मगर तुम यहाँ कैसे आई? बीबी जी, हम मुलाजमों से भला कौन पूछता है, बस अपना दिल बहलाने के लिए उठा लाते हैं और जब सांस घुट जाए तो लाश ठिकाने लगा देते हैं। उसने सिसकते हुए कहा, ऐसा क्यों कहती हो? मैं हूं ना, तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। वफ़ा की बात पर उसने आंखों में चमक लिए उसे देखा। क्या वाकई? उसने हसरत से कहा। अब तो महीनों हो गए थे सूरज देखे उसे। हाँ, मैं तुम्हें निकाल लूँगी, इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उसने हामी भरी तो वफ़ा उसे अपना लाहे अमल सुनाने लगी। सुबह मोमिन को अपने किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा, जिसके बायस वो वफ़ा की गैर मौजूदगी महसूस नहीं कर पाया। दूसरी तरफ वफ़ा का ये सोच सोच कर सर फटा जा रहा था कि ज़रियाब सलाखों के पीछे कैसे पहुंच गया। क्या असवंत भी सब बातों से अनजान है या वो सब जानता है? अब उसे उसके आने का इंतज़ार था। वो इन्हीं सोचों में थी जब बाहर से शोर की आवाज़ पर वो किचन के दरवाजे तक गई, जहां असफंद लाउंज में एक लड़की के साथ बैठा था, जबकि सब बड़े भी पास ही बैठे थे। वो उनसे उन सब का तारुफ करवा रहा था और वफ़ा जहां थी वहीं रह गई। ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी और क्यों आई थी? उसके पीछे असफंद का क्या मकसद था? असफंद की नज़र किचन में गई तो वफ़ा को बेयकीन नज़रों से खुद को तकते पाया। इससे पहले कि उस लड़की की नज़रें उस पर पड़ती, वो फटाफट किचन की ओट में हुई। मेरा ख्याल है अब तुम्हें आराम करना चाहिए। असफंद की बात पर उस लड़की ने इस बात में सर हिलाया और कमरे में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, वैसे बहुत गर्मी है यहाँ। उसने एक हाथ झुलाते हुए कहा, अब मैं आराम करूँगी। उसने नखुवत से कहते एक बाजू में हैंड बैग डाला और दूसरे हाथ से ग्लासेस बालों में टिकाए और टप टप करती वॉक आउट कर गई। वाह भाभी, क्या नखरा है इसका। नाइला बेगम ने अपनी भाभीयों की तरफ देखते कहा, लेकिन है तो काफ़ी मॉडर्न।
इसमत बेगम ने दिलचस्पी लेते कहा। वो दिल ही दिल में उसे उमर के लिए पसंद कर चुकी थी। वो सबसे नज़रें बचाकर किचन में आया, जहां वफा रुख मोड़े मुठ्ठियां भींच कर खड़ी थी, जैसे अपनी अंदरूनी कैफियत को कंट्रोल कर रही हो। वफा, असफंद की आवाज़ सुनते ही उसने सवाल किया, मगर पलट कर ना देखा। उसे यहाँ क्यों लाए? वफा, मेरी बात। मैंने कहा वो यहाँ कैसे पहुंची? आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? वो बगैर मुड़े सर्द लहजे में बोली। माफ़ करना वफा, तुम तो जिंदगी भर नहीं बोलोगी अपने लिए, मगर मुझे तुम्हारे बच्चे का ख्याल है। अब वक्त आ गया है कि मोमिन अपनी मोहब्बत कबूल कर ले, और उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई। वफा जानती थी असफंद हमेशा से ही उसके लिए आसानियाँ लाता आया है, उसे हर गम से दूर रखना चाहता है और उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भरना चाहता है, चाहे उसके लिए खुद कांटों पर ही क्यों ना चलना पड़े। ज़रियाब जेल में है, उसके बारे में तुम क्या कहोगे? वो कहते हुए झटके से पलटी ताकि असफंद के चेहरे पर सच तलाश कर सके। वो ज़रियाब की कैद से वाकिफ था भी या नहीं, लेकिन जो एक्सप्रेशंस उसने असफंद के चेहरे पर देखे, उसने वफा के यकीन पर मोहर लगा दी थी। वफा असफंद के चेहरे को देखते ही जान गई थी कि वो कुछ नहीं जानता। क्या? क्या मतलब? ज़रियाब और जेल में? मगर कब? कैसे? असफंद जितना हैरान होता ना, उतना ही कम था। उसने इधर उधर देखकर वफा को किचन के पिछले दरवाजे से बैकयार्ड में लाया। ये हवेली के बाग का पिछला हिस्सा था, जहाँ एक किचन से रास्ता जाता था। यहाँ घने दरख्त ही दरख्त थे। अब बताओ मुझे, ये सब तुम कैसे जानती हो? असफंद की उलझन कम होने में नहीं आ रही थी। उसने वफा की तरफ देखते अजीब सा तासुर दिया था। असफंद चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा, फिर हैरत से फटी आंखों से उसे देखा। एक ख्याल बिजली की तरह उसके जहन में आया। नहीं, क्या वाकई तुम्हें पता चल चुका है कि कत्ल किसने किया? वफा की खामोशी उसे उसका जवाब दे गई थी। जो सुर्ख आंखों से एक तरफ नज़र टिकाए कुछ सोच रही थी, उसकी आंखों में नफरत साफ देखी जा सकती थी। वफा, कौन है वो? असफंद ने उसे झिंझोड़ते हुए पूछा। कासिम। उसने एक लफ्जी जवाब में कितनी नफरत, कितनी शिद्दत दिखाई थी, असफंद बता नहीं सकता था। कुछ लम्हों के लिए वो दंग रह गया। कासिम? अपना कासिम? असफंद ने तस्दीक के लिए पूछा। क्यों, यकीन नहीं आया? तुम्हारी फुफ्फो का बेटा है, इसलिए? वो एक हवस परस्त कातिल है जो घर की इज्जत लूटने के बाद मुझे टारगेट कर रहा है। वफा की आखिरी बात पर असफंद ने मुठ्ठियां भींचकर अपना गुस्सा जब्त किया। अगर तुम कह रही हो तो यकीनन सच ही कह रही होगी। असफंद ने एक पैर से पत्थर को दूर ठोकर मारते कहा। वफा उसे देख कर रह गई, जो उसके हर लफ्ज़ को सच मान लेता था, बिना किसी सबूत के यकीन कर लेता था। कैसी मोहब्बत थी उस बेगर्ज शख्स की। वफा का दिल उसकी तरफ झुकता जा रहा था। उसने बेसाख्ता नजरें चुराई। लेकिन ज़रियाब को जेल में किसने डाला? मोमिन ने। वफा चबा चबा कर बोली तो असफंद यार गुस्से से अंदर जाने लगा, ताकि असफंद की अकल ठिकाने लगा सके। रुको असफंद, ये वक्त गुस्से से काम लेने का नहीं, बल्कि दिमाग से काम लेने का है। वफा के रोकने पर वो बमुश्किल रुका था। ठीक है, फिर मैं लॉयर हायर करता हूँ। पता नहीं उन्होंने ज़रियाब के साथ क्या सलूक किया हो। आई एम श्योर असफंद ने उसे टॉर्चर सेल में रखा होगा, ताकि वो जुर्म का इतराफ़ करे। उसकी बात सुनकर वफा का दिल दुखी हुआ। जिस भाई के लिए उसने अपनी हस्ती मिटा दी थी ताकि उसे कोई गम ना पहुँचे, उसकी नाकाम मोहब्बत ने ही उसके भाई की ज़िंदगी दोज़ख बना दी थी, और उसके लिए वो मोमिन को भी माफ़ नहीं करने वाली थी, हरगिज़ नहीं। उसने सोचों को तर्क किया और असफंद का सेल लेकर कॉल काटी, जो लॉयर को कॉल मिला चुका था। वफा के कॉल काटने पर हैरत से उसने उसे देखा। वफा ने तासुब से सर हिलाया। हम ऐसा नहीं कर सकते असफंद, सबकी नज़रें तुम पर हैं, क्योंकि मेरे लिए इस हवेली में स्टैंड तुम ही लेते हो। सब समझ जाएंगे तुमने ज़रियाब की मदद की है, और इस तरह वो तुम्हारे भी खिलाफ हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती। असफंद उस प्यारी लड़की को देख कर रह गया, जो इस हालत में भी अपने दोस्त की परवाह कर रही थी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? असफंद ने पूछा। तुम किसी के भी इल्म में लाए बगैर खुफिया तरीके से बाबा से मिलो और उन्हें तमाम हालात से आगाह करो। वो लॉयर हायर करेंगे। इस तरह तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमारे दुश्मन ये बात जान गए कि तुम इस खेल में मुलविस हो, वो तुम्हें रास्ते से हटा देंगे, और मुझे तुम्हारी आखिर तक ज़रूरत है। असफंद ने उस लड़की को गौर से देखा, जो इतनी छोटी उम्र में निहायत संजीदा और समझदार थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसने हर बार की तरह उसे मान बख्शा। वफा ने सरशारी से सर हिलाया था। अल्लाह के बाद तुम ही से उम्मीद है मुझे, जिसने मुझे कभी नहीं बिखरने दिया। वफा ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा तो असफंद शाने उचका गया। अब क्या कर सकते हैं, हर कोई मेरी तरह हैंडसम होने के साथ सखी दिल तो होता नहीं, उसने शोखी से कहा, ताकि वफा का मूड तब्दील हो। और वाकई वफा उसके इतनी देर बाद अपनी टोन में आने पर हंस दी। अब आगे का क्या प्लान है?
असफन ने संजीदा होते पूछा। बिसात बिछ चुकी है, दुश्मन अपना मोहरा चल चुका है, अब हमें अपनी चाल चलनी है और आखिर तक उनका मुकाबला करना है ताकि उनको शहमात दे सके और उन्हें खबर भी ना हो कि कहाँ से बर्बाद हुए। उसने सर्द लहजे में कहा तो असफन समझकर सर हिला गया। असफन, मुझे एक हाई क्वालिटी फ़ोन चाहिए जो अंधेरे में भी सब कुछ दिन के उजाले की तरह कैप्चर करने की सलाहियत रखता हो ताकि कासिम के गुनाह का एतराफ़ रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। वफ़ा फिर असफन को बताने लगी कि उसने कहाँ और कैसे कासिम को देखा और सुना, जिसे असफन ध्यान से सुन रहा था क्योंकि ये आगे चलकर केस में काम आने वाला था। हवेली में आज माइयों की रस्म थी, तभी पूरी हवेली को रोशनियों से सजाया गया। नाजिया के लिए फूलों का झूला सजाया गया था, जहां वो बालों में फूल लगाए गर्दन अकड़ा कर बैठी थी जैसे वो पता नहीं किस जहान की मलका हो। सब बारी बारी आए और उसे उपटन लगाकर रस्म करते गए। ईशल असफन यार के साथ खड़ी शौक से सब रस्में पूरी होती देख रही थी। जी हाँ, वो बाहर से आने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि वफ़ा की दोस्त ईशल थी। असफन ने उसे फंक्शन के मुनासबत से कुर्ती और घाघरा ला दिया था, जिसे जेबतन किए वो 4 चांद लग रही थी। सब खवातीन की नज़रें उसी पर थीं। वफ़ा भी उससे नज़र बचाकर सबको सर्व कर रही थी। वो अभी तक उसके सामने नहीं आई थी। सब तकरीबन रस्म ख़त्म कर चुके थे। जब मोमिन अंदर दाखिल हुआ तो सबकी सताइशी नज़रें उस पर उठीं। सफ़ेद कुर्ते शलवार में वो निहायत वजी लग रहा था। असफन के दिए ज़ख्म भी मुंह पर शान से जगमगा रहे थे, जिसे देखकर असफन तमस्कर से मुस्कुरा दिया। ईशल अभी 5 मिनट पहले ही वॉशरूम गई थी, सो उसे देख ना सकी। मोमिन ने रस्म की और खुश रहने की उसे दुआ की। फंक्शन खत्म होते ही सब यंग जनरेशन नीचे लाउंज में बैठकर गप्पे लगाने लगे, जिसकी वजह से वो सब इंजॉय कर रहे थे। उनके कज़न और दोस्त भी वहाँ शामिल थे, जिनमें कुछ लड़के और लड़कियाँ भी थीं। असफन को संजीदा बैठे देख मोमिन ठिठका। उसे वो लड़की अब तक नहीं दिखी थी जिसके बारे में वो आज सबसे सुन चुका था। चौंका तो वो तब जब एक चुलबुली आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हेलो एवरीवन। ईशल ने सबको पुरजोशी से सलाम किया, जिसका जवाब सबने एक ही कोर्स में दिया था। वो चुलबुली लड़की एक शाम में सबको अपना दीवाना बना चुकी थी। अब भी उसके आने पर सभी खुश हुए और कोई ना कोई शुगल मेला लगने की उम्मीद करने लगे। जैसे ही वो बैठी उसकी नज़र सामने मोमिन पर पड़ी तो गोया करंट खाकर उछली और हैरत से मोमिन को देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई, उसे छूकर यकीन किया कि वो यहाँ है या उसका वहम है सिर्फ महज। उसके होने का यकीन करके वो ज़ोर से चिल्लाई, जीजू आप सच में यहाँ हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो पुरजोश होकर बोली। मोमिन तो उसे देख पत्थर का बन गया, जबकि बाकी सब उसकी चीख सुनकर हड़बड़ा गए और अब उनकी गुफ्तगू दिलचस्पी से सुनने लगी। क्या तुम इसे जानती हो? असमन ने सर्द मोहरी से कहा। हाँ ऑफ कोर्स यार, जब मैं तुम्हारे साथ होती थी तो मेरे जीजू मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ होते थे। व्हाट? सब हैरत से चीखे। मोमिन और लड़की के साथ? आप सब हैरान क्यों हो रहे हैं? बताएं जीजू, कि आप मेरी बेस्टी से मोहब्बत करते हैं और शादी करने वाले थे, पर पता नहीं क्या हुआ कि वफ़ा जल्दबाजी में पाकिस्तान आ गई और उसका मुझसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। पर आपसे तो हुआ होगा ना, आखिर आपकी मोहब्बत जो है। उसने मोमिन को छेड़ते हुए कहा, जो अब भी कुछ नहीं बोल पाया था जवाब में। ये शख्स और मोहब्बत, क्या मजाक कर रही हो? ये तो बहुत खुद गर्ज आदमी है, भला मोहब्बत कैसे कर सकता है? असफन यार तंजिया लहजे में बोला। एकदम फिजा में असफन की बात पर खामोशी छा गई। हाउ डेयर यू असफन जीजू, हाउ हाउ रूड असफन। जीजू की मोहब्बत की तो मैं खुद गवाह हूँ, वो वफ़ा पर जान छिड़कते थे। उसने असफन को यकीन दिलाया। बाकी सब भी हैरानगी से मोमिन को देख रहे थे, लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि गुलरोखी वफ़ा है। और पता है, ये सबसे ज़्यादा औरतों की रिस्पेक्ट करते थे, तभी तो वफ़ा ने इन्हें चुना। उसकी बात पर मोमिन ने बेसाख्ता नज़रें चुराईं। लेकिन असफन जीजू तुम्हारे घर में कैसे? ईशल ने हैरत से पूछा। कज़न है मेरा बदकिस्मती से। असफन तुम कब से इस तरह तंज कर रहे हो? मसला क्या है? ईशल ने तंग कर पूछा। मुझसे क्या पूछती हो? इनसे पूछो जो यहाँ बैठे हैं कि आपके महान जीजू आपकी बेस्टी को धोखा दिए बहुत शान से शादी रचा बैठे हैं और सोने पर सुहागा, ये कि उस औरत को भी गुलाम बना रखा है। उसने मोमिन को काटदार नज़रों से देखते कहा। वेरी फनी, तुमने कहा और मैंने मान लिया। ईशल ने हंसकर असफत को चिढ़ाया। वो अब भी नहीं मान रही थी। मैं मान ही नहीं सकती द ग्रेट असफन, जीजू एक धोखेबाज और कमजोर इंसान है। उसने बगैर लगी लिपटी का। ये सच कह रहे हैं, मोमिन की शादी हो चुकी है एक वन्नी से, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं क्योंकि उनकी शादी मुझसे होने वाली है। शाजिया ने गर्दन अकड़ा कर कहा।
ईशल जिसने अभी चाय का कप पकड़ा था उसका हाथ लर्जा। अच्छा तो बुलाओ उसको ताकि मुझे यकीन आ सके। शाजिया ने गुलरुख को आवाज़ देकर बुलाया। अरे ओ कमबख्त लड़की, बाहर आ ज़रा। वो उस वक्त ईशल को कहीं से भी पढ़ी लिखी ना लगी थी। मोमिन उठकर जाने लगा तो ईशल ने उसके आगे आकर उसे रोका। जीजू रुकें, ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यकीन है। वफ़ा जो किचन के कोने पर खड़ी अपने आंसू रोक रही थी, शाजिया की दोबारा बुलाने पर मरे कदमों से बाहर बढ़ी। ये रही वो लड़की। शाजिया ने वफ़ा का हाथ पकड़े ईशल को आगे धक्का दिया, जबकि उसका चेहरा देखकर ईशल के हाथों से जान निकली। चाय का कप हाथ से छूटकर नीचे गिरकर चकनाचूर हुआ। वफ़ा, उसके मुंह से बस इतनी सी सरगोशी निकली थी। वो भागकर उसके पास गई और उसे छू कर देखने लगी। वफ़ा, ये तुम हो? ये क्या हुलिया बना लिया है तुमने अपना? ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? वो फूट फूट कर रो रही थी, साथ वफ़ा को बेचैन नज़रों से भी देख रही थी, जिसका रंग कुमलाकर पीला पड़ चुका था। वो वफ़ा के गले लगकर बुरी तरह रो दी, जबकि रो तो वफ़ा भी रही थी। बाकी सब मुंह खोले सिर्फ तमाशा देख रहे थे कि इतनी मॉडर्न लड़की यूं एक वन्नी जिसके कपड़ों का रंग तक उड़ चुका था उसके गले लगी हुई थी, बगैर अपने ब्रांडेड कपड़ों की परवाह किए। उसने वफ़ा को झटके से दूर किया तो वफ़ा ने लहू रंग आंखों से उसको देखा, जो उसकी सच्ची हमदर्द थी। उसकी नज़रों में इतनी बेबसी, इतना दुख, इतनी अजियत थी कि ईशल को अपना दिल फटता महसूस हुआ। इसकी कोई बहन नहीं थी, तभी तो वफ़ा को वो बहनों से बढ़कर चाहती थी। अब उसकी तकलीफ पर खुद भी तड़प उठी थी। किसने? ईशल ने वफ़ा के कंधे पकड़कर झंझोड़ते हुए 2 लफ्ज़ों में उसको तकलीफ देने वाले की बाबत पूछा, जिस पर उसने मोमिन की तरफ नज़रें गाड़ दी और ईशल उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखती मोमिन पर चील की तरह झपटी और एक से बढ़कर एक थप्पड़ों की बरसात कर दी। दरियाब को टॉर्चर सेल से आम सेल में मुंतकिल कर दिया गया था। ताहिर साहब उससे मिलकर फूट फूट कर रो दिए। अब्बू जी मेरा बेटा। वो ज़रियाब के पुकारने पर तड़प कर बोले। आप सबको कैसे इल्म हुआ कि मैं यहाँ था? क्योंकि मोमिन और उस बेगैरत कासिम के अलावा तो कोई नहीं जानता था, वफ़ा ने बताया। वो आंखों में नमी लिए बोले तो ज़रियाब हैरत में घिर गया। वफ़ा ने कैसे बताया? वो तो वहाँ है। उसने असफंद के हाथ पैगाम भिजवाया और ये भी कहा कि बुरे दिन जल्द ख़त्म होने वाले हैं और जालिम पकड़ में आने वाले हैं। अपनी बहन की मजबूत बातें सुनकर वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया और उसकी आजमाइशों को ख़त्म करने की दुआ करने लगा, इस बात से बेखबर कि उस पर कितनी बड़ी आजमाइश आने वाली है जो उसे तोड़ कर रख देगी। असफन ने आगे बढ़कर एक दफ़ा भी ईशल को रोकने की कोशिश नहीं की थी। उसका गुबार इसी तरह निकलना था। क्या पागल हो गई हो? पीछे हटो। मोमिन ने उसे झटके से पीछे किया। हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, जो तुम्हारी मोहब्बत देकर दुआ करती थी कि अल्लाह सब लड़कियों को तुम जैसे हम सफ़र से नवाजे। मगर मुझे क्या पता था, मैं उनके लिए दुआ नहीं बल्कि उनके लिए बद्दुआ कर रही हूँ। तुम जैसे कम ज़र्फ इंसान का साथ किसी के लिए भी बद्दुआ से भी बदतर होगा। वो मोमिन पर चिल्लाई जो अब उसे घूर रहा था। आंखों में हल्की पशेमानी भी थी, मगर अना आगे आ चुकी थी। तुम्हारी दोस्त का भाई मेरी बहन का कातिल है, वो उस पर धाड़ा। शर्म से डूब पड़ो मोमिन, ये तुम कह रहे हो? ऐसी नीच सोच तुम्हारी है, तुफ है तुम पर। तुम इस लायक ही ना थे कि मेरी फूल जैसी दोस्त से मोहब्बत कर सको। अगर इसके भाई ने कत्ल किया भी होता, तब भी अगर तुमने उससे सच्चा प्यार किया होता ना, तो यूं इसे बेहाल ना करते। देखो इसे, ये पहले जैसी रही ही कब है। ईशल मोमिन से भी दुगनी आवाज़ में चीखी थी। मोमिन ने एक नज़र वफ़ा की तरफ देखा, जिसकी बहती आंखें उसकी ज़ात के लिए लड़ती अपनी दोस्त पर थीं। तुम कैसे बात कर सकती हो ऐसे मेरे होने वाले शोहर से? तमाशा देखने के बाद शाजिया को होश आया तो फ़ौरन नंबर बनाने के लिए ईशल को जली कटी सुनाती पीछे धकेलने लगी। और तुम दफाओ, शक्ल गायब करो मनहूस औरत। वफ़ा को खरी खरी सुनाने लगी वो, जिसके जवाब में ईशल ने घुमा के थप्पड़ उसके मुंह पर मारा कि वो पीछे को गिरी और हवन्नकों की तरह मुंह पर हाथ रख के ईशल को देखने लगी। अपनी डोल को हाथ लगाने वाले का मैं हाथ तोड़ देती थी। तो तुम किस खेत की मूली हो? अगर तुमने एक और बार भी इस पर हुक्म चलाया तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। वो नीचे गिरी शाजिया पर धाड़ी और सबको वार्न करती नज़रों से देखती वफ़ा को लिए अपने कमरे में चली गई। क्या शेरनी थी ये, उनके एक कज़न ने सराहते हुए कहा तो उमर उसको जाता देख पुरसोच अंदाज में मुस्कुराया। हाँ, बोल्ड आउट तो अच्छा किया उस तीखी मिर्च ने। उसने अपनी दाढ़ी खुजाते मासूमियत से कहा तो सब कज़न दबी दबी हंसी हंस दिए, जबकि शाजिया तनफन करती वहाँ से निकल गई।
توبہ، کیا حال بنا دیا ہے تمہارا، اسکن کتنی ڈل ہو گئی ہے، تم دیکھنا ان کا کیا علاج کرتی ہوں میں۔ میری دوست کو تڑپایا ہے نا، اب ان کو میں تگنی کا ناچ نہ نچا کے آئی نا، میرا نام بھی ایشل نہیں۔ اس نے وفا کی کمزور حالت دیکھ کر جلتے کرتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کہا، تو وفا اس کے انداز پر ہنس دی۔ تم نہیں جانتی ایشل، اسمن نے تمہیں یہاں لا کر میرے لیے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تمہیں یہاں دیکھ کر میرا دل اتنا خوش ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے خوش دلی سے ایشل کو اپنی باہوں میں بھینچتے کہا، تو ایشل بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیا ابھی کسی نے میری تعریف کی؟ اسمن نے دروازے سے سر ٹیڑھا کر کے اندر جھانکتے ہوئے کہا، تو وہ دونوں ہنس دی۔ اے مسٹر، تمہاری یہ ہم دونوں کی باتیں چھپ چھپ کر سننے والی عادت کب جائے گی؟ ایشل نے مصنوعی تیور دکھاتے پوچھا۔ تو وفا بھی دلچسپی سے اسفن کے جواب کی منتظر تھی۔ او ماڑا، جب تک ہمارا باتوں سے اس چاند جیسا چہرے پر بہار رہے گا، ہم تب تک ایسا اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا رہے گا۔ اس نے وفا کے چہرے کو نظروں میں رکھ کر وفا کے پہلے جیسے انداز میں کہا، تو کمرہ ان کی کھلکھلاہٹوں سے گونج اٹھا۔ اسفن نے وفا کو دیکھتے، ہنستے مسکراتے دیکھتے دل سے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ قسمت نے اداسی سے ان کے مسکراتے چہروں کو دیکھا تھا۔